हेलो गाइस, मैं सचिन आप सबका स्वागत करता है जीनियस पॉइंट यूट्यूब परिवार में। अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सबके चहीते बुक लूसेंट सामान्य ज्ञान का पेज बाय पेज और टॉपिक वाइज टॉपिक करके MCQ क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। तो आज की इस वीडियो में लूसेंट के पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 के टॉपिक जो है बकाटक राजवंश, मैत्रक राजवंश, पुष्पभूति या वर्धन वंश के 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये 50 MCQ क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो बिहार का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर अदर स्टेट का कोई सा एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई सा एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार SSC के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बिना किसी विलम्ब करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का PDF अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों के लिए इस वीडियो के बीच में PDF के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोग PDF कहाँ से और कैसे डाउनलोड कर सके ये जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। आएगा, बकाटक राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बकाटक राजवंश की स्थापना मेरे प्यारे दोस्तों विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर A में प्रवरसेन प्रथम, तो ये ऐसे शासक हुए बकाटक राजवंश की जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बकाटक वंश का वह अकेला शासक कौन था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की? तो बकाटक राजवंश का प्रवरसेन ही एक ऐसा सम्राट हुआ जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की। और इनके बारे में एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, इनके मृत्यु के बाद बकाटक राजवंश 2 भागों में विभक्त हो गया। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किस गुप्त शासक की पुत्री से हुआ? बकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय का विवाह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था। प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके 2 पुत्र हुए, 2 पुत्र, उस दोनों पुत्र का नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक का नाम हो जाएगा दामोदर गुप्त और एक का नाम हो जाएगा दामोदर सेन और दूसरा का नाम होगा दिवाकर सेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अजंता की 16वीं 17वीं तथा 19वीं गुफा का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बकाटक राजवंश के शासन में 16वीं 17वीं और 19वीं गुफा का निर्माण हुआ था। तो ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैत्रक राजवंश की स्थापना किसने किया? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैत्रक राजवंश की स्थापना जो है भट्टारक ने किया था। मैत्रक राजवंश की स्थापना, ये आप लोग इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों 2019 में बिहार SI में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मैत्रक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी गुजरात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसोंग किस मैत्रक शासक के शासन समय में वल्लभी आया था? तो चीनी यात्री हुएनसोंग जो है ध्रुवसेन द्वितीय के शासन काल में वल्लभी आया था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये UPSI 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मैत्रक वंश का किस शताब्दी में अरब आक्रमण के कारण पतन हुआ? तो मैत्रक वंश का पतन जो है 8वीं शताब्दी में अरब आक्रमण के कारण हो गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पुष्पभूति या वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो पुष्पभूति या वर्धन वंश की प्रारंभिक राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों थानेश्वर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर और बाद में राजधानी कन्नौज बनाया गया, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है मेरे प्यारे दोस्तों प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। और इसकी पत्नी का नाम मेरे प्यारे दोस्तों प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम मेरे प्यारे दोस्तों यशोमती। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? यशोमती। और इसके 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र कौन कौन हुआ?
राज्यवर्धन मेरे प्यारे दोस्तों याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन इनके हर्षवर्धन, तो इनके जो है 2 पुत्र और 1 पुत्री, 1 पुत्री का नाम क्या है? राजश्री। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? राजश्री। इनके 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और 1 पुत्री राजश्री हुए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह किस मौखरी राजा के साथ हुआ था? तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह जो है मेरे प्यारे दोस्तों ग्रह ब्रह्मा के साथ हुआ था, और ग्रह ब्रह्मा मेरे प्यारे दोस्तों मौखरी राजा था। कौन क्या था? मौखरी राजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद ये कर लीजिएगा कि ग्रह ब्रह्मा की हत्या जो है मेरे प्यारे दोस्तों देवगुप्त ने कर दिया था, और देवगुप्त ने जब हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद राजश्री को बंदी बना लिया, और यहाँ पर जो है देवगुप्त की हत्या मेरे प्यारे दोस्तों राज्यवर्धन ने कर दिया। किसने किया मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की हत्या जो है शशांक ने कर दिया, और शशांक को जो है हर्षवर्धन ने हरा दिया। ठीक है, ये यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा ये इन्फॉर्मेशन। इसको हम आपको फिर से बता दें अगला क्वेश्चन के माध्यम से। मालवा के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, सॉरी यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, मालवा के किस शासक ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी? तो मालवा का वह शासक जो है देवगुप्त है, जिन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, और देवगुप्त की हत्या मेरे प्यारे दोस्तों राज्यवर्धन ने कर दिया। कौन कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों? राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन की हत्या किसने किया? शशांक ने किया, वो भी धोखे से। ये किसका मित्र था? देवगुप्त का मित्र था। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों शशांक को हर्षवर्धन ने हरा दिया, हर्षवर्धन ने हराया। ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राज्यवर्धन की हत्या धोखे से किसने किया? तो शशांक ने किया मेरे प्यारे दोस्तों। शशांक ने क्या किया, इनके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, याद कर लीजिएगा। ये जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बोध गया के बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शशांक। शशांक ने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया, और इन्हें यानी शशांक ने ही राज्यवर्धन की हत्या करवाया था। राज्यवर्धन की हत्या करवाया था मेरे प्यारे दोस्तों, और राज्यवर्धन की हत्या करवाया था शशांक ने ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और शशांक को हर्षवर्धन ने हरा दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये भी इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्षवर्धन कितनी वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? तो हर्षवर्धन जो है 16 वर्ष की आयु में, मात्र 16 वर्ष की आयु में 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा हर्षवर्धन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को मेरे प्यारे दोस्तों शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ली? मेरे प्यारे दोस्तों कन्नौज स्थानांतरित किया। हर्षवर्धन ने मेरे प्यारे दोस्तों शशांक को हराकर मेरे प्यारे दोस्तों कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर जो है हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, और इसमें जो है हर्ष हार गया मेरे प्यारे दोस्तों। हर्ष की पराजय हुई, यानी हर्ष हार गया और पुलकेशिन द्वितीय जीत गया, और ये युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चीनी यात्री हुएनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री हुएनसोंग मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि किसे कहा गया? तो ये सभी मेरे प्यारे दोस्तों हुएनसोंग को कहा गया, ये याद कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हुएनसोंग भारत के मुख्य रूप से किस विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों हुएनसोंग जो है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पर पढ़ने आया था, और बौद्ध धर्म की किस शाखा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने आया था? तो वो महायान शाखा के
महायान शाखा के ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था। और इनके बारे में एक और याद कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन, हुएनसोंग जब हर्षवर्धन से मिला, हुएनसोंग जब हर्षवर्धन से मिला तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, हर्षवर्धन ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, ये इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत को किस देश में भेजा? तो हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत को चीन में भेजा और चीन से 2 बार दूत आए, 243 ईस्वी में और 245 में 2 बार दूत जो है हर्ष के दरबार में आया। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष ने किस क्षेत्र में शशांक से बुद्ध के दांत, फिर से क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, हर्ष ने किस क्षेत्र के शासक से बुद्ध के दंतावशेष बलपूर्वक से प्राप्त किया? तो हर्ष ने मेरे प्यारे दोस्तों कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंतावशेष मेरे प्यारे दोस्तों दंतावशेष बलपूर्वक प्राप्त किया, अर्थात युद्ध करके प्राप्त किया। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रारंभ में हर्षवर्धन अपने कुल देवता के रूप में किस भगवान का परम भक्त था? तो प्रारंभ में हर्ष जो है भगवान शिव का परम भक्त था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हुएनसोंग से मिलने के बाद हर्ष ने बौद्ध धर्म की शाखा को राजश्रय प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हुआ कि हुएनसोंग से जब हर्ष ने मिला तो उसके बाद बौद्ध धर्म के कौन से शाखा का संरक्षण देना प्रारंभ किया? तो वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों महायान शाखा का संरक्षण देना प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष आयोजित होने वाले समारोह को क्या कहा जाता था? तो उसको महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या मेरे प्यारे दोस्तों? महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और एक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ये भी याद कर लीजिएगा, छठी महामोक्ष परिषद में जो है हुएनसोंग भाग लिया था, ये याद कर लीजिएगा। हुएनसोंग छठी यानी 6 नंबर के महामोक्ष परिषद में हुएनसोंग भाग लिया, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वानभट्ट मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किसने किया? तो वानभट्ट ने। और वानभट्ट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा कि वानभट्ट के गुरु कौन? भर्चु हो जाएंगे। वानभट्ट के गुरु भर्चु हो जाएंगे। ये हर्ष के दरबार में अर्थात हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे और इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वानभट्ट के गुरु का क्या नाम है? तो वानभट्ट के गुरु का नाम मेरे प्यारे दोस्तों भर्चु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक नाटकों की रचना किसने की थी? फिर से क्वेश्चन समझिए, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों बुक हैं, तीनों नाटक है। इन तीनों का रचनाकार कौन है? तो वो हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन। इन तीनों के रचनाकार हो जाएंगे हर्षवर्धन। और यूँ कहा जाता है कि हर्षवर्धन इन तीनों नाटक को खुद नहीं रचा बल्कि एक धावक नाम का कवि था। इन कवि को, ये धावक नाम के कवि को क्या कहते हैं? रुपया पैसा यानी कि पुरस्कार, रुपया पैसा यूँ कहे तो पुरस्कार देकर ये प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक नाटकों को रचना करवाया हर्ष अपने नाम से। ये बात याद कर लीजिएगा। इसको एक बार और बता देते हैं, हर्ष, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इन तीनों के रचनाकार हर्ष है। लेकिन ये हर्ष खुद से नहीं लिखा बल्कि धावक से हर्ष अपने नाम पर ये तीनों नाटक का रचना करवाया, यूँ कहा जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
किस कवि के बारे में कहा जाता है कि उसने हर्ष से पुरस्कार लेकर हर्ष के नाम से 3 नाटक लिखे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम आपको पहले ही बता दिए हैं, धावक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट मेरे प्यारे दोस्तों हर्षवर्धन को कहा गया। एक चीज़ आपको बता दें, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी था, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी था। प्रारंभ में ये शिव के भगवान शिव के अनुयायी थे, लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन जो है बौद्ध बन गया, ठीक है, और बौद्ध के महायान शाखा से संबंधित हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन समझिए ये बात कि हर्ष जो है पूरे भारत पर शासन नहीं किया, बल्कि ये छोटे से क्षेत्र पर शासन किया। और ये जो है हर्षवर्धन जो है कट्टर हिंदू भी नहीं था, फिर भी इसको जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है हर्ष को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष के अधीनस्थ शासकों को क्या कहा जाता है? हर्ष के अधीनस्थ शासकों को मेरे प्यारे दोस्तों महाराज अथवा महासामंत कहा जाता था। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हर्ष के मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो हर्ष के मंत्री परिषद को सचिव या अमात्य कहा जाता है, सचिव या अमात्य कहा जाता है हर्ष के मंत्री परिषद को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, हर्ष के साम्राज्य में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्ष के साम्राज्य में प्रांतों को मेरे प्यारे दोस्तों भुक्ति के नाम से जाना जाता था, भुक्ति के नाम से, ठीक है। हर्ष के समय प्रांत को क्या मेरे प्यारे दोस्तों भुक्ति कहा जाता था, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन समझिएगा, ठीक है। भुक्ति को मेरे प्यारे दोस्तों विषय में बांटा गया था। किस में बांटा गया था? विषय में बांटा गया था, और विषय को पाठक में बांटा गया था। और यूँ कहा जाता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी हर्ष के समय। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति को विषय में बांटा गया था, और जो है विषय को पाठक में बांटा गया था। और भुक्ति के प्रधान को उपरीक कहा जाता था, उपरीक। उसके बाद विषय के प्रधान को विस्पति कहा जाता था, और पाठक के प्रधान को क्या कहा जाता था? आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष के प्रशासन में भुक्ति के शासक को क्या कहा जाता था? तो उपरीक या राजस्थानीय कहा जाता था, उपरीक या राजस्थानीय कहा जाता था। और ये क्वेश्चन बीपीएससी के 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हम आपके लिए कोई सा अटपटांग सा क्वेश्चन नहीं लेकर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वही इस सीरीज में लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष के प्रशासन में भुक्ति का विभाजन किसमें हुआ था? तो हर्ष के प्रशासन में भुक्ति का विभाजन मेरे प्यारे दोस्तों किसमें हुआ था? तो आप लोग सही से बताइएगा। हर्ष के समय जो है भुक्ति का विभाजन मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा भुक्ति का विभाजन विषय में किया गया। उसके बाद विषय को पाठक में बांटा गया, पाठक से भी छोटा इकाई ग्राम हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विषय जिले, ये विषय अर्थात जिले का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो विस्पति कहा जाता था। ये आपको पहले बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, आधुनिक समय में इसका तात्पर्य क्या होता है? पाठक को आधुनिक समय में तहसील कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तहसील। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हर्ष के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो हर्ष के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मेरे प्यारे दोस्तों ग्राम हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ग्राम होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हर्ष के समय ग्राम का शासन का प्रधान क्या कहलाता था? तो हर्ष के समय ग्राम के शासन के प्रधान को ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में प्रधान सचिव कौन था? तो हर्ष के अनुसार मंत्री के प्रधान सचिव हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों भंडी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंहनाद देखिएगा, प्रधान सेनापति को हर्ष के समय प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद समझते हैं कुंतल के बारे में। कुंतल क्या है? तो कुंतल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अश्वसेना के प्रधान को कुंतल कहा गया। उसके बाद स्कंदगुप्त किसको कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों? गज सेना के प्रमुख को स्कंदगुप्त कहा गया। इसको फिर से हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि
प्रधान सचिव को क्या कहा गया, तो भंडी कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, प्रधान सचिव को भंडी कहा गया। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों प्रधान सेनापति को सिंह नाद कहा गया, प्रधान सेनापति को सिंह नाद कहा गया। उसके बाद अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा गया, गज सेना के प्रधान को मेरे प्यारे दोस्तों स्कंद गुप्त कहा गया। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष की सेना में प्रधान सेनापति को क्या कहा जाता था, तो हर्ष के सेना में प्रधान सेनापति को क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, सिंहनाद कहा गया प्रधान सेनापति को। उसके बाद क्या कहा गया मेरे प्यारे दोस्तों, भंडी को प्रधान सचिव को भंडी कहा गया, प्रधान सचिव को मेरे प्यारे दोस्तों भंडी कहा गया। स्कंद गुप्त मेरे प्यारे दोस्तों गज सेना के प्रमुख को स्कंद गुप्त कहा गया। कुंतल जो है अश्व सेना के प्रमुख को कुंतल कहा गया। सिंहनाद जो है प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा गया। ये बात याद कर लीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुलिस कर्मियों को हर्ष के काल में क्या कहा जाता था, तो हर्ष के काल में पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अश्व सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो अश्व सेना के अधिकारियों को मेरे प्यारे दोस्तों वृद्धेश्वर कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पर बलाधिकृत आप देख रहे हैं, ये क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बलाधिकृत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बलाधिकृत होगा। पैदल जो सेनापति होता है ना, जो पैदल चलता है मेरे प्यारे दोस्तों, पैदल जो चलता है उसके अधिकारी को बलाधिकृत कहा गया। चाट और भाट सेनापति को कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है, तो हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन है, हर्ष के समय में सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, तो हर्ष के समय में सूती वस्त्र के निर्माण के लिए मथुरा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। और ये वीडियो का एंड करते हैं, एंड करने से पहले पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। आपके कमेंट में एक लिंक पिन होगा, ठीक है, कमेंट में एक लिंक को हमने पिन करके दिया है। इस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, वहीं से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।